फ्रॉम आज की जो मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रही थी, इसमें आई वांटेड टू डू सर्टेन क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। डिफरेंट टॉपिक्स के हैं सारे। पहला तो यही है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय। हाँ जी, इतना लेट क्यों है? तुम तो ट्यूशन से आते हो, बाकी मैंने कहा है अंदर आओ। मैनर्स भी नहीं है हमें। हाँ जी साकेत, तुम क्यों लेट आए हो? क्यों लेट आए हैं हम? 6 बजे क्लास होती है ना? हाँ, तुम्हारी 6:15 होती है क्लास। Radius of sphere is increased by 100%, then volume is increased by, volume increases by, ठीक है। ये कैसे हमने निकाला है? जब भी 100% इंक्रीज होता है रेडियस में, इसका मतलब पहले एक स्फीयर था, अब रेडियस बड़ी हो गई, ठीक है। तो तुम्हें अब देखो आंसर याद हो गया ना? हाँ, आ गया ना याद? पहले आता था नहीं? प्रैक्टिस की ना? हाँ। आई एम जस्ट सेइंग, थोड़ा सा पढ़ोगे, अगर स्ट्रीमलाइन करके थोड़ा सा पढ़ लोगे रेगुलरली, कोई एक पेपर उठा लो, कुछ ना कुछ एक वर्कशीट पढ़ते रहो, तो सच में आपके जो क्वेश्चंस हैं रट जाएंगे। आपको ये अनोखे बच्चे नहीं हो जो 10th दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तुमसे भी ज्यादा शरारतें करने वाले, और तुमसे भी। पर उनमें सिर्फ एक ही चीज थी कि इस टाइम तक सब सीरियस हो गए थे, सब फोकस थे। टर्म 2 की बात भी करी हूँ, टर्म 1 में ऐसे बच्चे थे जिनको पता ही नहीं था पूरे साल, पर वो सिर्फ रेगुलरली क्लास आते थे और पढ़ते थे, और उसके बाद सिर्फ फोकस उनका पढ़ाई पे था और किसी चीज पे नहीं था। आई स्टिल रिमेम्बर, मार्च के बाद आना शुरू हो गए, मई में पेपर थे आपके लास्ट टर्म 2 के। मार्च में लगातार, मार्च अप्रैल, मेरे को कहा मैम अप्रैल टेस्ट लेते रहो, और हर टेस्ट पे अगर मैं कहती थी ना एक्स्ट्रा क्लासेस 6 to 7, और कभी मैं सोचती थी यार ना आए, मैं मस्ती मारती हूँ, वो बैठे होते थे आकर, मुझे दिखते थे चढ़ते हुए कैमरा में, आने लेकर अच्छा फिर से आगे, कोई बात नहीं। और पूरी क्लास चलती थी, ये नहीं कहा कि 10 मिनट पहले छोड़ दो, 5 मिनट पहले छोड़ दो। ये था उनका लास्ट का 1 मंथ का परफॉर्मेंस, जब आपकी भी मैंने क्लासेस ली है बिगनिंग में। मैंने कहा था ना 10th को मैं नहीं छोड़ूंगी अपनी पिछली वाली को, उनकी क्लासेस मैंने एडजस्ट की थी, इसी वजह से था सारा। तो वो लास्ट के अप्रैल मंथ में, आई हैव दिस रिकॉर्ड, 7 से 8 पेपर यहाँ दिए हैं, और हर पेपर आकर दिया है, 2 घंटे यहाँ बैठ के पेपर देते ही थे। समझ में आ गया? आप भी बस अपनी पढ़ाई को अब स्ट्रीमलाइन करो। डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल चैप्टर्स अलोन। टेक अ पेपर, टेक अ वर्कशीट, अपना स्कूल का पेपर लो, दूसरे स्कूल्स के जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो उठाकर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। आप फिर क्वेश्चंस में अटकोगे, टॉपिक समझोगे कौन सा नहीं आता, उसके डाउट्स क्लियर करोगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। समझ में आ गया? फिर छानना शुरू करो, ये चैप्टर कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है, एंड ट्राई। पहले ट्राई करो कि कैसे मैं उस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, उसके बाद प्रोसीड टू सोल्यूशन, गूगल, जो भी आप करते हो। गूगल सबसे एंड में करना, वो एक इजी वे होता है। गूगल मत लेना, उस क्वेश्चन को कम से कम 2 घंटे दो अपने दिमाग को प्रोसेस करने के लिए, अगले दिन मुझसे आकर समझ लो। समझ में आ गया? इंस्टेंटली ग्रेटिफाई मत करो अपने माइंड को कि बस गूगल देख लिया, उससे क्या होता है, दिमाग चलना बंद कर देगा। आपका दिमाग चलना बंद कर जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी कि फटाफट से आंसर बताओ तो समझ में आता है, अदरवाइज हमें वो हमारा माइंड डेवलप नहीं करेगा सोल्यूशन को। समझ में आ गया? अब से ये आपको इजी एक जो मिला हुआ है फोकस सोल्यूशन ढूंढने का, उसको मत देखना, ठीक है। एक प्रैक्टिस स्टेज पे आ जाओ, फिर देखो समझ में आती है। पर आप उस प्रैक्टिस स्टेज पे अगर नहीं आए हो तो इंस्टेंट आंसर मत देखो, कैसे सॉल्व होगा वो मत देखो, सॉल्यूशन चेक करना है, आंसर्स मैच करने हैं, वो देख सकते हो। समझ में आ गया? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%। तो रेडियस पहले r थी, अब क्या हो गई 2r। फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ बन गया 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। देखो जो सारा हमारा पर्पस है उस r क्यूब और 2r क्यूब नहीं निकालना है, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हो ना, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड, लिखा करो इस चीज को साथ साथ, राइट। तो आप क्या करोगे? 4/3 पाई 2r का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब।
तो आपका 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई हो गया कैंसिल, 8r³ माइनस r³ बाय r³, तो क्या हो गया 7/1, और क्योंकि परसेंटेज है तो इंटू 100 करते हैं, तो आपका वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय 700%, वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 700%, या हम करेंगे वॉल्यूम हैज बिकम 800%, या वॉल्यूम हैज बिकम 8 टाइम्स। ठीक हो गया, वॉल्यूम हैज बिकम 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, और ये होगा जब हम सिर्फ रेडियस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये होगा सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ एक स्फीयर के केस में या हेमिस्फीयर में, क्योंकि उसमें एक ही डायमेंशन है रेडियस की। व्हेन वी टॉक ऑफ कोन, सिलेंडर, तो हमें सभी दो डायमेंशन होती हैं, रेडियस एंड हाइट, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया, अब आते हैं जो मुझे क्वेश्चन आपको करवाना था, दैट इज हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट। लिखो, find area of segment with central angle 120 degrees. Now this is apart from all the formulas that have been taught to you in other classes कि आप sin 2a लिखते हो, ये आपको ना चीज सिखाई जाएगी या आपके स्कूल में सिखाया होगा। ये सर्टिफाइड फॉर्मूला था, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, और इसे कहते थे यूज करो, बोर्ड भी कहता था इसको यूज करो। sin 2a इज इक्वल टू हाफ sin a cos a, ये डेरिवेशन होती है। हाफ होता है 2 होता है, 2 sin a cos a होता है। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी को भी हमें सॉल्व करना है, मान लो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये मैं सर्कल के अकॉर्डिंगली ले रही हूँ, ये रेडियस r दिया है, और ये आपके पास है एंगल थीटा, तो आप लिखते हो हाफ r² sin थीटा। दिस वाज अनदर फॉर्मूला विच इज टॉट टू यू। समझ में आ गया? दिस इज अनदर फॉर्मूला विच इज टॉट टू यू। ये कैसे आता है ये मत पूछना, लंबी सी डेरिवेशन है, उस पर हम टाइम क्यों लगाएं, है ना, इस स्टेज पर। हाँ, पहले अगर कभी समझना होता तो मैंने आपको समझाया भी होगा, या नहीं करवाया, इट्स ओके, डजंट मेक अ डिफरेंस, राइट। फॉर्मूला होता है हाफ r² sin थीटा व्हेन एवर यू नो द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन टू साइड्स। ये तो रेडियस की बात हो रही थी, सेंट्रल एंगल की बात हो रही थी। अगर ये सेंट्रल एंगल ना भी हो तब भी आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल प्रोवाइडेड आई एम गिवन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन एनी टू साइड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसके बाद सी, इस क्वेश्चन में अगर सेंट्रल एंगल दिया हो, आई कैन इजिली फॉर्म इट, आई कैन इजिली सॉल्व इट। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3, तो उसमें रेडियस दी हुई है 21, मैं उसी के साथ सॉल्व कर देती हूँ। एग्जाम्पल 3, रेडियस ऑफ द सेक्टर या रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, पेज 228। एग्जाम्पल 3, पेज नंबर 228। सर्कल विथ सेंटर O, AB इज द कॉर्ड, ये A और ये B, ये सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, दिस इज 21 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 21 सेंटीमीटर। तो कहते हैं ये वाला एरिया निकालो। ठीक है, अगर आप ये 120 डिग्री वाला जो मैं कह रही हूँ चीज समझ लेते हो, तो आप उसके बेसिस पर पेज 235 पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लोगे। विच आई फील कि मुझे अगर कुछ ना आता हो, ट्रिग्नोमेट्री तो हम कर ही रहे हैं, है ना, तो आपको ये वाला है ना क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है डिजाइन वाला, ये क्वेश्चन भी पेपर में चांसेस पूरे हैं इस बार आने के। ये ट्रायंगल के ना सर्कल के अंदर बनाया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एरिया निकालना है, जिसमें आप सर्कल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया करते हो, और इसमें सिर्फ आपको रेडियस दी हुई है सर्कल की, विच इज 32 सेंटीमीटर, है ना। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल द रूल्स दैट हैव बीन टॉट टू यू,
जो सब सिखाया हुआ है वो सब सही है, हमें याद है तो सब सही है। ये अगर हम अटक जाए क्वेश्चन में, मुझे परमानेंटली इसको याद रखना है, कोई फॉर्मूला पे नहीं जाना कि मैं हर बार फॉर्मूला देखूं और क्वेश्चन सॉल्व करूं, उस पे नहीं जाना। तो हाउ विल आई सॉल्व इट, मैं आपको वो वे करवा रही हूँ, ठीक है, जो एक यूनिवर्सल है, जो हर एक क्वेश्चन में भी चलेगा। पहले आते हैं इस 120 वाले में। इसमें कुछ नहीं करना है आपने। 120 में ना हमेशा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बिकॉज हमने एक रूल किया हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद है 9th का रूल, ये perpendicular from center bisects the chord. So I'll remember this rule. यहां से perpendicular draw कर लिया, ठीक है। नाउ क्योंकि ये प्रूव नहीं करना होता, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ट्रायंगल AOB है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने जानकर ऐसे बनाया था, सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सीधा बनाते तो समझ में आता ही है, ऐसे बनाती समझ में आ जाता, ठीक है। ट्रायंगल AOB है आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, अगर ये आइसोसेलेस है तो हमारा जो OD है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड है, एक तो AD इक्वल्स टू BD हो जाएगा, प्लस OD इज ऑल्सो द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये प्रूव कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो हम कह रहे हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। प्रूव नहीं करना, हमें समझना है कि ये 60 है, ये भी 60 होगा। सर्कल्स है ना, सर्कल्स में हम लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं करते हैं ना, समझ में आ गया। सर्कल्स में हम लंबी चौड़ी प्रूफ नहीं कर रहे थी, क्योंकि ये है ऐसा नहीं हम कर रहे हैं। हम सिंपल सी बात लिख रहे हैं कि OD जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है एंगल AOB का, इतना सा लिख दोगे काम चल जाएगा, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये दो ट्रायंगल्स है, हमारे समझने के लिए है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। छोटे वाले दो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल AOD इज 60 डिग्री। अब ये कुछ नहीं बना आपका 60 30 90 का ट्रायंगल बन गया। 60 30 90 वाला ट्रायंगल बन गया। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जहां पे आपको 90 और 60 दिख गए एंगल्स में, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, 60 90 दिख गया, आपका दिमाग में आ जाएगा अपने आप से सॉल्व कैसे करना है, और इसके थ्रू आपको वैल्यूज याद करनी भी आसान हो जाएगी, ठीक है। साइन 120 को जैसे मुझे इसने साकेत ने कहा था कि मैम साइन 120 कॉस किसके √3/2 के इक्वल होता है, उसने कहा मैम √3/2 के इक्वल होता है, मैंने याद किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, तो आपको याद भी होगा क्योंकि साइन 60 यूज हो रहा है, अगर √3/2 के इक्वल है तो, है ना। याद नहीं, वो यानी कहा ना इसने, तब मुझे कहा था मैम इस √3/2 को इक्वल होता है, मैंने याद किया हुआ है। होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। साइन 2a का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन। अब ये 2 इंटू 60 डिग्री लिख दिया, तो आपका छोटा वाला एंगल क्या हो गया 60, 2 साइन 60 कॉस 60। बस इसी चीज को मैं पॉसिबिलिटी को कवर कर रही हूँ कि एक बार पढ़कर हमने सॉल्व कर लिया, हमें लगता है आ गया। क्या बार बार पढ़ के हमें वो चीज याद रहती है कि नहीं, हो गया ना, √3/2 इंटू 1/2, साइन 120 इज इक्वल टू √3/2। समझ में आया। अब ये चीज मुझे फॉरएवर याद रहे, इसके लिए वहां टेंशन में बैठे हो, गलती नहीं करते हो, वहां पे एकदम से फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं किया और हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें फॉर्मूला याद नहीं था, ये चीज मुझे समझ नहीं आती है कभी भी, ठीक है। सो आई ऑलवेज फाइंड एन ऑल्टरनेट टू अ फॉर्मूला, कि ठीक है फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो हम क्या तोड़ निकालेंगे, उस टाइम मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगी 3 नंबर का कि नहीं आता, हाथ पैर ठंडे, ठीक है। तो हमें वो 3 मार्क्स, हमने 3 या 4 मार्क्स जितने का भी आता है हमें गंवाने नहीं है, और ये पेपर में आएगा 120 डिग्री वाला आएगा, 2 साल से डिलीटेड था ये, इस साल पूरे, हाँ ये वाला एग्जांपल 2 साल से डिलीटेड था कोविड की वजह से, इस बार स्पेसिफिकली लिखा हुआ है 60 90 120 विल बी आस्क्ड, तो हाई चांस 120 आ सकता है, ठीक है। तो अब हमने समझ में आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल AOD लेकर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो अपनी, है ना। इन ट्रायंगल AOD मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मेरे पास AB आ जाए OD आ जाए, ठीक है। तो मैं लिखूंगी AD अपॉन AO। 60 के कंपैरिजन में देखो तो AD ऑपोजिट साइड है, AO हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 60 हो गया। AD कितना है नहीं पता, AO है 21, साइन 60 कितना हो गया √3/2, AD इज इक्वल टू 21 √3/2।
समझ में आ गया? और ए बी कितना हो जाएगा इससे? 21√3, बस यहीं पर लिख दोगे साइड पर, सेंटीमीटर जरूर लगा देना। ठीक है, उसके बाद ओडी की लेंथ चाहिए। अब ओडी की लेंथ निकालनी है तो मैंने वही लिख दिया, ओ डी अपॉन ए ओ। साइन 60 के हिसाब से देखती हूँ, 60 के हिसाब से देखती हूँ तो कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ओडी इज इक्वल टू 21/2। समझ में आ गया? तो मैंने ओडी की वैल्यू निकाल ली, मैंने ए बी की वैल्यू निकाल ली। डबल बेटा, ए डी इक्वल्स टू बी डी किया था ना। हाँ, तो मुझे ए बी निकालना है, तो दैट इज 2 AB। यहाँ लिख दो, आपको फिर डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात ये? अब हमें करना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अब इसमें आप याद रखो, या आप कहो कि नहीं मैम मुझे फॉर्मूला आता है, मैं आपके वो मेथड को, मैं बिल्कुल उसको डीमीन नहीं कर रही हूँ कि नहीं जी वो नहीं करना जी यही करना है। आई एम जस्ट सेइंग अगर अटक गए तो मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, ये आ गया 441√3/4। पेपर के बाद मेरे पास आओ तो को मैम ये ऐसे नहीं आता था पर मैंने ऐसे कर दिया, वो समझ में आएगा। मैम ये भूल ही गया उस टाइम पे, वो चीज समझ सबको ही नहीं आएगी। और वो रिग्रेट जो होता है ना वो पूरी जिंदगी रहेगा, यार वो कर देते तो शायद 2 नंबर और मिल जाते, या आधा नंबर और मिल जाता, या 1 नंबर और मिल जाता, या पूरे ही आ जाते। कुछ नहीं, उसमें आप क्या करोगे ताकि हो गया ये। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे या एरिया ऑफ सेक्टर, पाए r² 120 डिग्री बाय 360 माइनस 441√3/4। समझ में आ गया? दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है ना? मैंने पाई की वैल्यू भी पुट नहीं किया, वो पुट करोगे, आर की वैल्यू 21 पुट करोगे, यू विल सॉल्व इट। समझ में आ गया ना ये चीज? है ना? अब आते हैं फॉर्मूला बेस पे। फॉर्मूला बेस पे एरिया ऑफ सेक्टर तो वही रहता है, सेक्टर में तो आपको 135 दे दो, आपको 138 दे दो, आप एंगल निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। है ना? सेक्टर के केस में एंगल मैटर नहीं करता, सिर्फ सेगमेंट के केस में, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया निकालना होता है इसीलिए मैटर करता है। ठीक है, और ये भी अगर आपको ऑड एंगल सिखाए हो ना सारे, 40 डिग्री 50 डिग्री, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो, पर वो हमें नहीं टेबल्स दिए हुए उस चीज के। राइट, तो अब हम क्या करेंगे? तुमने कहा उस केस में अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, दो फॉर्मूलाज, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एंड साइन 2A इज इक्वल टू 2 sin A cos A। ठीक है, तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया तो वही, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करोगे? हाफ r² साइन 120 डिग्री। ठीक है, माइनस हाफ r² साइन 120 को क्या लिख लोगे? 2 sin 60 cos 60। समझ में आ गया बच्चे सबको? अब समझ में आ गया मैं फॉर्मूला कैसे यूज करूंगी? पाई 21 का स्क्वायर, हाँ लिख दो, बेटर रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस। ठीक है, और साइन 2A इज 2 sin A cos A। तो माइनस, ये कट गया हमारा, 21 का स्क्वायर √3/2 इंटू 1, देखो वही बना आपका 441√3/4। और जैसे भी आपको ये सॉल्व करने को कहा है आप इसे सॉल्व कर। समझ में आ गया? और √3 की वैल्यूज को मोस्टली आजकल पुट कर रहे हैं, दी भी होती है, तो अपनी कैलकुलेशन को इतनी फास्ट स्पीड पर लेकर आओ कि आप √3 की वैल्यू को पुट करना सीख जाओ। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल के एरिया पर, ये लिख लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसके बाद हाउ विल आई गो अबाउट क्वेश्चन नंबर 6? इसी चीज को यूज करके, मुझे फॉर्मूला नहीं याद, या मैं वो क्वेश्चन देखती हूँ, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। क्लियर हो गया ये? हम सबने लिख लिया? हाँ जी। कौन कौन नहीं आ रहे आपकी क्लास में और क्यों? त्रिशा इज हियर। अंबिका के पेपर्स नहीं खत्म हुए अभी तक? आश्वी, अर्जुन नहीं आया, हरगुन,
गुरशान, आरुष नहीं आ रहा, तरन, श्रेष्ठ नहीं आ रहा, हर्षित, वंशिका का पेपर्स है, आरव इज हियर, साकेत, तनवर, तन्मय, दामिर नहीं आएगा थोड़ी टाइम के लिए, अकुल इज हियर, प्रगव इज हियर, जयंत। चलो समझ में आ गया। अब आते हैं, करवा दो ना आगे, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करो। सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सर्कल, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें हम 120 को कैसे यूज करेंगे? इस सर्कल की सिर्फ रेडियस आपको दी होगी 32 सेंटीमीटर। अब जब मल्टीपल वेज, कुछ स्कूल ने कैसे करवाया है, कुछ स्कूल ने कैसे करवाया है, हर एक का आप पूछते हो रीजन, क्यों मैम ऐसे कैसे याद रहेगा? देखो, आपने ए ओ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, फर्दर इसको प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ये जो आगे लाइन ज्वाइन होगी, एडी परपेंडिकुलर भी होगा, माय फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, एडी परपेंडिकुलर भी होगा और इसका मिड पॉइंट भी होगा, क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल, इसकी वजह से ट्रायंगल है इक्विलेटरल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पेज 235, जो एरिया ऑफ द डिजाइन हुआ ऐसे ट्रायंगल से बने हुए थे इसमें, है ना। अब एक चीज सिखाई हुई है किसी स्कूल ने, एओ और ओडी की रेशियो 2:1 है। सेंट्रॉइड होता है इसलिए। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, जो ओ है वो सेंट्रॉइड भी है, सर्कम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है, ऑर्थो सेंटर भी है, सब कुछ है। इसकी वजह से 2:1 की रेशियो है, तो ये 32 हो गया, ये 16 हो गया। तो टोटल रेडियस 32 है बच्चे, ये 48 हो गया पूरा, ठीक है। ये आपका 2A साइड है, तो ये A है। तो ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, कहकर 2A का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया हमने। दिस इज वन वे। अब ये नहीं याद रहता 2:1 क्यों आया, मैंने नहीं यूज करना है, वॉट एवर रीजन, मुझे भूल गया, कुछ नहीं करना है। ये एंगल कितना होगा? कितना होगा ये एंगल? 60 क्यों होगा? ये तो सबसे आसान है ना याद करना, 60 डिग्री। फिर मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ये एंगल कितना होगा? 120, वही एंगल एट द सेंटर। इस चीज को याद करने का फायदा भी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो ही जाता है। एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल एट द सर्कल, ऑन द सर्कल, है ना। 9th में की हुई है थ्योरम ये। अब ये 120 आ गया, तो वही ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, राइट। ये 90 डिग्री है, ये 32 दिया हुआ है, निकाल सकते हो साइड सारी। आपके पास ट्रायंगल की साइड आ जाएगी इससे डायरेक्टली। कैसे करोगे? इन ट्रायंगल बीडीओ, बीडी अपॉन ओबी, 60 के हिसाब से देखो, बीडी ऑपोजिट साइड है, ओबी क्या है? हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू साइन 60। बीडी ओबी इज 32 √3/2। बीडी आपके पास आ गया 16 √3। अब मुझे बता दो बीसी कितना हो गया? समझ में आ गया प्रगम, बीसी कितना हो गया? देखो, बीडी ये देखो, डबल हो गया ना उसका। समझ में आ गई? यहाँ पे ट्रायंगल की साइड डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी, है ना। तो जो हमने डिजाइन का एरिया निकालना है वो क्या होगा? एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो भी इक्विलेटरल है, तो पाई 32 का स्क्वायर माइनस √3/4, 32 √3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ये चीज है ना, जो ये याद रखने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो हर एक चीज के लिए। पिछले वाला कौन सा, जो मैंने साइन 120 वाला किया था, ये वाला, इसके साथ ही पूरा ये वाला था। कर लोगे क्वेश्चन अब? कैसे?
440, यहाँ पे 22/7 लिखा, 124 कैसे आ जाएगा? 12/3 36 होता है। ठीक है, तुम कैलकुलेशन में ना बहुत ज्यादा ध्यान दो। तुम जैसा बच्चा कैलकुलेशन करेगा तो बाकी कहाँ जाएंगे? ठीक है ना? तो इसको आप सॉल्व करते हो, देन यू से दिस इज 66 इंटू 21 माइनस 441√3/4। समझ में आ गया ना बच्चे सबको? टाइम। अब इसके बाद ना मुझे क्वेश्चन करवाना था विच इज नॉट एग्जैक्टली, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये पे ना केस स्टडी में आ सकता है क्वेश्चन। ये है आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके बाकी सभी क्वेश्चंस अभी नहीं करवा रही हूँ, मे बी जान में आपके प्री बोर्ड हो या कुछ हो तब करवाऊंगी। इसमें सिर्फ अगर मुझे करवाना ना एक ही क्वेश्चन करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे आ सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं पहले, ऑप्शनल एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चे सबका? ये आई सपोज मैंने सारे ऑल्टरनेट मेथड्स आपको बता दिए, कोई भी एक मेथड पिक करके उसको रट्टा मार लो, इससे अच्छा तो हम कुछ नहीं कह सकते। पेज 238 क्वेश्चन नंबर 1 तो मुझे लगता है कि करवाना चाहिए। करवाऊं? एक्सरसाइज 13.5 पेज नंबर 258, सॉरी 258, 238 बोला होगा क्योंकि मेरी बुक में ना 5 का 3 हो रहा है। ठीक है, इट्स 258। A copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylindrical is wound about a cylinder. एक कॉपर वायर है, सिलेंडर के अराउंड आप उसे बाउंड कर रहे हो। इट इज अ सिंपल केस, एक सिलेंड्रिकल जार लो, उस पर रिबन लगा रहे हो। ठीक है, आपने एक एंड से स्टार्ट किया, यहाँ पर रिबन लगाना या वायर लगानी शुरू की, पूरा घुमाकर लेकर आओगे, एक चक्कर पूरा हो गया तो नेक्स्ट जो चक्कर है वो यहाँ से शुरू होगा। ऐसे होता है ना, स्पाइरल बन जाता है। ठीक है, अब इसको समझना है तो इन केस फिर भी मुश्किल आती है तो दिस वाज अ आइडियल केस आई कुड टेक। ये हमने रखा हुआ है ना, वेसल सिलेंडर है, इसके अराउंड हमने ये वायर लगाई है, दिस इज अ रिबन। ठीक है, तो जब मैंने एक चक्कर दिया, दूसरा चक्कर उसके नीचे शुरू होता है, तो एक चक्कर में इसने कितना कवर किया है? जितनी वायर की डायामीटर होगी। डायमीटर कितनी दी हुई है? 3 mm। तो ये जो एक चक्कर पूरा हुआ है ये है 3 mm का। समझ में आ गया? अब आते हैं हाइट पर। सिलेंडर की हाइट आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर। इसने जो विड्थ वाइज कवर किया, लेंथ वाइज कवर किया। हाँ। क्या ये दिया हुआ है? इज बाउंड अबाउट अ सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर विच इज द हाइट एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, so as to cover the curved surface area of the cylinder. Find the length of the wire, length and mass of the wire. Length of the wire निकालने, कितने इस वायर ने इसे चक्कर दिलवाने में, पूरा नीचे से ऊपर तक हमें कवर करने में विद द वायर, उस चीज को कितना हमारी वायर लगी है सिलेंडर का, वायर का। ठीक है, वायर इसके अराउंड घूम रही है, उसकी अपनी एक डायमीटर होगी, सिलेंडर की अपनी एक डायमीटर होगी। सिंपल सा वे करवाऊंगी। पहले तो ये लगाओ इस वायर ने चक्कर कितने लिए हैं।
440 कितने चक्कर लिए? पूरी हाइट जो है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और एक बार में वो कितना कवर करती है? 3 mm। ठीक है, तो हाइट कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 3 mm। 12 सेंटीमीटर कितना हो गया? 120 mm। तो नंबर ऑफ राउंड कितने लगे? बस इस चीज को समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। एक यूनिवर्सल मेथड है कि इस वायर ने 40 राउंड लिए हैं इस सिलेंडर के आसपास। इस वायर ने 40 राउंड लिए हैं सिलेंडर के आसपास। समझ में आ गया? राइट। अब इस वायर ने एक चक्कर में कितना कवर किया होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ कवर्ड इन, लेंथ यूज्ड इन 1 राउंड 2 पाई आर। रेडियस किसका? वायर का कि सर्कल का? वो सिलेंडर का। सिलेंडर का। तो 2 पाई, ये ना थोड़े से इसमें ना आप डिफरेंसेस रख लेना कि रेडियस आर जो है दिस इज ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज ऑफ द वायर। ये डायमीटर थी साथ में। ठीक हो गया है ना? तो लेंथ यूज्ड इन वन राउंड इज 10 पाई सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर जब तक उस वायर ने यहां तक कवर किया, कितने राउंड लिए? 40 राउंड। तो 40 राउंड में लेंथ कितनी यूज हुई? लेंथ यूज इन 40 राउंड। तो आप लिखोगे 40 इंटू 10 पाई सेंटीमीटर। और आप समझ में आया ये 400 पाई। तो 400 पाई को कहा हुआ है यहाँ पे 3.14 यूज करो क्योंकि 1256 आंसर आ जाता है। तो दिस मच वायर इज यूज्ड टू कवर द एंटायर सिलेंडर। ये लेंथ है वायर की। समझ में आ गया? अब आ जाओ, वायर है कॉपर की। किसमें बच्चे? मतलब 40 राउंड हमने निकाल लिया ना। नहीं, रेडियस नहीं लेंगे ना, क्योंकि आधी वायर थोड़ी होती है, पूरी इसने कवर की है। रेडियस तो यहां से यहां तक हुई ना, जब आपने उसको किया तो पूरा उसने लिया ना राउंड। ऐसे जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। क्योंकि सेंटीमीटर में निकाल लिया था, यहाँ पे सिर्फ इनको चेंज करके राउंड निकाले मैंने। इसको एमएम में चेंज कर लो, ये 0.3 सेंटीमीटर लिख लो, ये लो। तो आप 12/0.3 करोगे। मतलब पॉइंट्स में ऐसे कि समझना, फिर आप ऐसे करोगे, इसलिए था डिवीजन इजी करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है ना? अब ये वायर किस शेप में होती है? सिलेंडर। उस सिलेंडर की रेडियस क्या है? 3/2 mm। ये है वायर का केस। और उसकी हाइट क्या है? 1256 सेंटीमीटर। यहाँ फिर से कन्वर्जन करेंगे, है ना? और उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो वायर का, और मास भी निकाल सकते हो। वायर कौन सी शेप में होती है? हम्म, बिल्कुल देखना, वायर पतली से ऐसी एक हमारे पास आ गई। ठीक हो गया ना? तो इसका जो रेडियस दिया हुआ है मुझे, या डायमीटर दिया हुआ है, वो है 3 mm, जिसे मैंने लिखा 3/2 mm रेडियस, या 3/20 सेंटीमीटर। हाइट हो गई 1256 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम क्या आएगा? पाई 3/20 का स्क्वायर इंटू 1256। एक ये यूज करोगे। फिर उसने मास निकालने को कहा है, तो इसने दिया हुआ है मास ऑफ द वायर, डेंसिटी ऑफ कॉपर दी हुई है 8.88 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इससे मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड द डेंसिटी ऑल्सो, मास ऑफ द वायर ऑल्सो। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? मेन चीज ना ये राउंड निकालने की है। द मोमेंट ये राउंड समझ में आ जाए ना, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाता है। इतना क्लियर है? दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू कवर।
हाँ हाँ तो मल्टीप्लाई कर लेना। नहीं पता मुझे। ऐसे नहीं याद किया हुआ, याद करना होता है। हाँ चलो, ये समझ में आ गई बात हमें। ठीक है, अब आते हैं वर्टिकल एंगल। मैंने करा दिया था। एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लो, आफ्टर दीज टू हैवी क्वेश्चंस एक सिंपल सा है। आपको कहा जाता है, लिखो। ये समझ में आ गया ना सबको? लिख लिया। फाइंड द एवरेज, दिस इज वन थिंग जो मैंने ना आज रेकरिंग मोड पे ना बहुत बार ये क्वेश्चन देखा। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 74 नेचुरल नंबर। 1 मार्क में आया हुआ है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 74 नेचुरल नंबर्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड स्टैट। एपी में कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर्स को लेकर? सम क्या होता है? n इंटू n+1/2। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना? समझ में आता है ना ये चीज? फिर दूसरी चीज समझ जाते हैं, व्हाट इज मीन। मीन क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन आपके पास? तो इसको आप 74 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ गया? सम क्या निकालोगे? 74 इंटू 74+1, 74 और ये 2, ये कैंसिल हो गया। 75/2 क्या आ गया? 37.5। ये क्वेश्चन कर सकते हो आराम से सॉल्व, फॉर्मूला पता होंगे। आई वॉन्ट टू इंक्रीज द स्पीड। सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए कि फटाफट से फॉर्मूला याद हो, फटाफट से मुझे मीन को अप्लाई करना आता हो। अब 5 मिनट लगा लोगे ना क्वेश्चन पे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 1 मार्क में आई डोंट वांट कि 5 मिनट लगाओ। देखें, फॉर्मूलाज याद हो और सॉल्व हो जाए। समझ में आ गया? हाउ विल आई अप्लाई माई फॉर्मूलाज, हाउ विल आई इन रियलाइज कि ये दो चीजों को मिलकर एक क्वेश्चन बना है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अच्छा, ये एक चीज थी। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आते हैं आपको, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन सारे आते हैं। अब जो 2020 में ना क्वेश्चन आया भी था, मैंने आपको आपकी वर्कशीट में भी दिया होगा, लिख लो। दिस इज ऑन पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क वाली क्वेश्चन में है। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल। एग्जाम्पलर में दिया होगा कहीं ना कहीं ये। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। इट टेक्स 12 आवर्स। अगर मैं लिखवा रही हूं तो आई वॉन्ट कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगी, पहले आप लगाओगे टाइम, सॉल्व करोगे, देन विल डिस्कस। ठीक है? कल का दिन ऐसे ही एक बार और तैयारी करवा दूं, क्वेश्चंस की रिवीजन करवा दूं। ठीक है? उसके बाद फिर से टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके। 12 hours to fill a swimming pool using 2 pipes. If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller diameter, जो दो क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ ना पाइप में, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम विदाउट वर्ड चेंज आपके 2020 के फाइनल बोर्ड पेपर में आया हुआ है, कोविड से जस्ट पहले जो पेपर हुआ था। And pipe of smaller diameter is used for 9 hours. Only half of the pool can be filled. Half of the pool can be filled. How long would it take? How long would it take to fill the pool? To fill the pool by each pipe individually. Only half of the pool can be filled. Only half of the pool can be filled. अगर 4 घंटे ये वाली पाइप, 9 घंटे ये वाली पाइप यूज होती है, तब सेपरेटली करो इकट्ठे करो क्या फर्क पड़ता है?
टाइम तो उसका ही 4 घंटे, उसको चलाया 9 घंटे। अब वो टाइम आप ओवरलैप कर रहे हो, आप 13 आवर्स बना रहे हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या फर्क पड़ेगा? एक पाइप 4 घंटे चलाई बंद कर दी, दूसरी पाइप 9 घंटे चलाई बंद कर दी, आपका टाइम बढ़ा, क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ा, या उस स्कूल को क्या फर्क पड़ा? ओवरलैपिंग भी हो जाए तो क्या होगा बच्चे? नहीं, 4 आवर्स, if the pipe of larger diameter is open for use for 4 hours and pipe of smaller is used for 9 hours only, obviously इसमें नहीं बच्चे, and लिखा है, and then लिखा है कॉमा करके, only half of the pool can be filled। ये वाले क्वेश्चंस ना, अब आपके जो अटकने वाले क्वेश्चंस हैं लीनियर इक्वेशंस में, आई वुड से वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही हैं। तो इन स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की रिवीजन करनी है। टाइम एंड वर्क वाले की, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की, तुम सिर मारते हो करके, क्या कहते हो मुझे नहीं पता, पढ़ते हो घर पे? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा होगा 3 दिन में, जान में नहीं बैठना यहाँ पे। फिर आगे 2-3 टेस्ट लूंगी, नहीं मार्क्स आए ना, डिसाइडिंग टेस्ट होंगे, नहीं मार्क्स आए, मैंने सच में नहीं कहना कि यहाँ बैठो। आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करेंगे इस केस में? हमें निकालना है टाइम यूज बाय ईच पाइप इंडिविजुअली। तो हम क्या करेंगे इस केस में? ये क्वेश्चन हमें इक्वेशंस का लगता है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम आई है ना? एक वेरिएबल की 2 वेरिएबल? हाँ, 2 वेरिएबल में हमने क्या लेना है? एक्स एंड वाई। वो एक्स एंड वाई शो क्या करेंगे? टाइम किस चीज का? टू फिल द पूल बाय पाइप ए और पाइप बी, या लार्जर पाइप या स्मॉलर पाइप। तो हम पहले तो लिख देंगे लेट, लिखो इस क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करना है। पहले तो आइडेंटिफाई किया कि 2 वेरिएबल्स है, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप। करके दिखाओ मुझे, आप जैसे कह रहे हो ना, मुझे करके दिखाओ, फिर मैं समझने में टाइम लगाऊंगी। जैसे स्पीड वाला वैसा ही है, ठीक है? फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों इकट्ठे ओपन करते हैं तो 12 आवर्स लगते हैं। दोनों को इकट्ठे ओपन किया तो 12 आवर्स लगे। तो हम क्या करेंगे? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12। बड़ी वाली पाइप को कितने टाइम के लिए यूज किया है? 4 आवर्स। 4/x ये क्या होता है? 1 आवर वर्क। 1/x इज 1 आवर वर्क। 1/y इज 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर पाइप। तो अगर इसने 4 घंटे काम किया है तो 4/x, दूसरे 9 घंटे काम किया है तो 9/x। कितना पूल भर गया? हाफ। पहली लाइन थी ना, इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप। ये देख लिखा है। हाँ, 9/y होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अब उसको जैसे मर्जी सॉल्व करो, या अगर आपको मतलब आई डोंट नो ये गलत करते हैं कोई, नहीं करते नहीं है, क्योंकि किसी ने सिखाया ही था। इसको डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप तो इस लेवल पे समझ सकते हो। डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई किया, 4/x प्लस 4/y। ये ना किसी ने किया था बच्चे ने, और उसको किसी टीचर ने सिखाया था जो किसी स्कूल में ही थे, ठीक है? डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, देखो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे -5/y आ गया इज इक्वल टू 1/3 - 1/2। अगर ये चीज समझ सकते हो करो, वरना 1/x को a, 1/y को b पुट करो। फेयर इनफ, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। ये सिर्फ वो होता है, और ये पूछ लेना मैम से कि मैम ऐसे कर सकते हैं, तो मैम ऐसे सॉल्व हो जाएगा, क्या कर सकते हैं इसको? पूछ लेना टीचर से, ठीक है? एक वैलिडेशन भी हो जाती है कि हमने सही किया हुआ है तो सही है। 2 - 3 हो गया ऊपर, और नीचे आ गया 6, तो ये -1 और ये कट जाएगा, y इज इक्वल टू 30 आ गया। y इक्वल टू 30, तो 1/x क्या हो जाएगा? 1/12 माइनस 1/30। समझ में आ गई ये चीज? आपका ये क्वेश्चन, मैं सच में आज क्वेश्चन पेपर ही ढूंढ रही थी आपका, जो बोर्ड्स का आया था 2020 का, तो वहां से मुझे क्वेश्चन मिला था।
और भी रीजन थे व्हाई आई रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन की ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया है, क्योंकि उस टाइम एक जो स्टूडेंट मेरे पास आती थी उसने कहा था पूरी क्लास में मैम मेरा ही पेपर सॉल्व हुआ था, किसी का नहीं, ये क्वेश्चन स्पेशली सिर्फ मेरा सॉल्व हुआ था और पूरी क्लास में किसी का नहीं हुआ था। तो दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर ऐसा था, ये वाला दूसरा था, मैं देखती हूँ रुक जा, यही वाला था। 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये दोनों का एलसीएम क्या होता है 60, तो ये 5 - 3 है ना, 5 - 2, तो 3/60, 1/20, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। अब पाइप का, हाँ y30 सॉल्व करके ये नहीं समझ में आया, 1/x को a ले लो, 1/y को b ले लो, तो 1/12 आ गया, तो ये आ जाएगा 4a + 9b = 1/2। अब सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो लिख लो। Two pipes A and B, two pipes A and B can together fill a pool, can together fill a pool in 15 hours. Taps A and B are kept open for 12 hours and then tap B is closed. Taps A and B are kept open for 12 hours. Now this will solve your confusion. मैम दोनों इकट्ठी थी नहीं थी, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। And then tab B is closed. It takes another 8 hours to fill the swimming pool. It takes another 8 hours to fill the swimming pool. How many hours does each tap require to fill the pool? वैसा ही सेम क्वेश्चन है, ये दो ही क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस में जो मिलते रहेंगे आपको, डिफिकल्ट वाले में आएंगे। वो भी करवा देती हूँ, वो आपकी बुक का ही है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, बुक का है पर आपके लिए। 75/8 था, उसको 8/75 लेके करते हैं वो। अच्छा क्वेश्चन पता कैसे लगेगा लीनियर इक्वेशंस का है या, लीनियर इक्वेशंस में ना आपको दो चीजें निकालने को कही जाती हैं, क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक, और जो दो है ना उनके आपस में रिलेशन दिया होगा कि इट पाइप ए टेक्स 12 आवर्स लॉन्गर देन पाइप बी, ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है हमेशा, समझ में आ गया। तो देखो इसमें लिखा है, अब फिर से वही चीज, स्टार्टिंग पॉइंट क्या करोगे इस क्वेश्चन में, अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में दिखता है, पहले हम क्या लेंगे, पाइप ए एंड बी का है ना, टाइम टेकन बाय टैप ए लिखना, पाइप लिख दिया, टैप ए एक्स आवर्स एंड टैप बी हमने क्या लिख दिया, वाई आवर्स, टुगेदर फिल अ पूल इन 15 आवर्स। तो क्या इक्वेशन फॉर्म करेंगे, अकुल बताओ क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, 1/x + 1/y = 1/15, ये तो याद होगी ना हमें इक्वेशन। अब वो कहता है कि पाइप ए को ओपन, दोनों को ओपन किया है 12 घंटे के लिए, तो 12 घंटे के लिए दोनों ने काम किया है। अब पाइप ए ने अपना पानी अंदर लेकर आई होगी, पाइप बी अपना लेकर आई होगी, ऐसे तो यानी कि वो चल रही है तो मैं कम चलूं, है ना, पाइप विल नॉट से लाइक दैट, है ना। तो हमने क्या किया, 12 आवर्स इसने भी काम किया, 12 आवर्स इसने भी काम किया। This is basically how many liters of water they are bringing into the swimming pool every hour। हाँ, उसके बाद आपने पाइप बी को कर दिया बंद, और 8 घंटे अकेले किसने काम किया, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ टैप क्या हो गया, फुल।
समझ में आ गया? हो गई, इक्वेशन बन गई ना। 20/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/15। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा, फुल हो गया। दिस इज बेसिकली योर कैपेसिटी। आप कहते हो, देख हमने कहा 1 क्यों लिया, कि मान लो इस पूल की कैपेसिटी 1 लीटर है, 12 प्लस 8 तो करके 20 कर दिया ना। 20 तो आवर्स है बच्चा, पूल भर जाता है इससे। तो बेसिकली जब आप एक क्वेश्चन फॉर्म करते हो ना, तुम क्या कंपेयर करते हो, 1/x या 1/y? हम लेते हैं 1 आवर वर्क, आवर्स दिया हुआ इसलिए। हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, टैप ए ले रही है, ये दोनों ले रहे हैं 15 घंटे, ठीक है। मान लो कि टैप जो पूल है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, चलो 100 लीटर ले लो, ठीक है, 1000 लीटर ले लो। अच्छा लगता है कि 1000 लीटर से पूल भर जाएगा, स्विमिंग पूल भर जाएगा, ठीक है। तो अगर पाइप ए एक्स आवर्स लगाती है इस पूल को भरने में, तो पर आवर वो कितना लेके आएगी? हाँ जी, कलरिंग छोड़ दो बच्चे, पेपर में स्केचिंग के मार्क्स मिलते हो ना, मैं तो तुझसे यहाँ स्केचिंग किया, पूरा वो सिनरी यहाँ बनवा लूं, है ना। हाँ, भाई क्या है 40, जो भी है, एक 24 आवर्स है और एक बी 40 आवर्स है। एक्स कैसे आया, 8 कैसे आया? 8 another hours for pipe A to fill the tank। समझ में आ गया, है ना। और ऐसे ही अब इसको ऐसे समझो, ये पाइप ए लगी हुई है और ये पाइप बी लगी हुई है, ये अपना लेकर आ रही है और ये अपना। पूरा टैंक जो है वो 15 घंटे में भर रहा है। तो इसका मतलब इसमें 15 मार्क्स हो गए, कि 1 घंटे के बाद 15 लीटर पूरा हो गया, 20 लीटर, 30 लीटर हो गया। तो अगर 1000 लीटर पूरा लेकर आया तो इतना टाइम लगा हुआ इन टोटल, है ना। अब यहाँ पे 1000 लिखो, चाहे आप 10,000 लिखो, चाहे आप 20,000 लिखो, चाहे 98 लिख लो, ये क्या बन जाता है, ओवरऑल थ्रू आउट कैंसिल। तो हम कैपेसिटी को ना 1 लेके चलते हैं हमेशा, कि कंप्लीट जो है ना वो 1 है। तो ये लेकर आई है पर आर 1/x, दूसरा 1/y, और टोटल 1/15 आया है उस पूल में आफ्टर 1 आवर, ठीक है। अब ये चला 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, ये भी चला 12 घंटे के लिए, तो इतना पूल में पानी आ गया। उसके बाद 8/x, और पूरा पूल भर गया 1। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो जब आप इस 1/x को मल्टीप्लाई करते हो टाइम के साथ, आप उसको इन लीटर्स कन्वर्ट कर दिया आपने, उसको इन की वॉल्यूम दे दिया उसको, मतलब एक नंबर दे दिया, हाउ मच वाटर इज गेटिंग इन द टैंक आफ्टर दीज मेनी आवर्स। ये क्लियर हो गया सॉल्व करके? हाँ जी, सॉल्व हुआ कि नहीं? 24 एंड 40 हो गया, क्या गलती थी? y24 x40, ठीक, यहाँ पे अलग आ रहा है, A24 लिखा हुआ है, B मैंने 40 लिखा हुआ है, मेरा गलत है। हाँ, टाइप ऑफ द, चलो ठीक है, अच्छा।